एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज यहीं से लेना। देखो दो जगह गैसेस एक्सचेंज होता है, एक तो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, और दूसरा ब्लड और टिश्यू के बीच में। दो जगह गैसेस एक्सचेंज होता है, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में ये प्राइमरी साइट है, और ब्लड और टिश्यू के बीच में ये सेकेंडरी साइट है। दो जगह होता है। एल्वियोलाई आर प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई प्राइमरी साइट है। प्राइमरी साइट का मतलब वो प्राथमिक जगह है जहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है। शुरुआती गैसेस एक्सचेंज तुम्हारा एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में होता है। इसके अलावा गैसेस एक्सचेंज एक जगह और हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड और टिश्यू के बीच में भी। तो दो जगह गैसेस एक्सचेंज होता है, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, ये प्राइमरी साइट है, और दूसरा है ब्लड और टिश्यू के बीच में, यहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस की वजह से होता है। गैसेस हमेशा ज्यादा पार्शियल प्रेशर से कम पार्शियल प्रेशर की तरफ चलती हैं। हवा कैसे चलती है? हवा हमेशा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ चलती है। पहाड़ों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता तो उधर हवा ज्यादा चलती है, ज्यादा से कम की तरफ जाती है हवा। तो हवाएं जो गैसेस हैं इनका मूवमेंट कैसा होता है? ये पार्शियल प्रेशर के वजह से होता है। कैसे चलती हैं ये गैसेस? ज्यादा पार्शियल प्रेशर से कम पार्शियल प्रेशर की तरफ चलती हैं। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है समझो। मान लो कि यहां पर बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारी गैसेस हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस। इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में हर एक गैस जितना प्रेशर डालेगी, बहुत सारी गैस हैं, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सभी है। मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंतर्गत हर एक गैस जितना प्रेशर डालती है उसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं। जितना ज्यादा वो गैस होगी इस एनवायरनमेंट में उतना ही ज्यादा होगा पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर गैस के अमाउंट पर निर्भर करता है। अगर इस यहां पर जैसे नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, इसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस में, बहुत सारी गैसेस में हर एक गैस कितना प्रेशर डाल रही है इसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं। पार्शियल प्रेशर कैसे देखोगे? गैसेस कैसे चलती हैं ये याद रखो। गैसेस हमेशा ज्यादा पार्शियल प्रेशर से कम पार्शियल प्रेशर की तरफ चलती हैं। जहां पर गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, एक बात जरूर ध्यान रखना, वहां उसकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी। तो यही तो लिखा है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन दीज साइट्स। इन जगह पर, दो जगह पर गैसेस एक्सचेंज होता है, एक एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, दूसरा ब्लड और टिश्यू के बीच में। यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में एक्सचेंज होती हैं सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। लेकिन इसके पीछे जो मैकेनिज्म है मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। जितनी ज्यादा गैस होगी एनवायरमेंट में उसकी कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगा उसका उतना ही ज्यादा होगा पार्शियल प्रेशर। तो गैसेस का मूवमेंट कैसे होता है? बिल्कुल सिंपल तरीके से समझो। गैसेस का मूवमेंट हमेशा ज्यादा पार्शियल प्रेशर कह लो या ज्यादा कंसंट्रेशन से कम की तरफ होता है। एक तो ये हो गया, एक फैक्टर ये। गैसेस के मूवमेंट के लिए दूसरा एक और फैक्टर है, वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी 20 से 25 गुना ऑक्सीजन से अधिक होती है ब्लड में। कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ब्लड में कितनी अधिक है ऑक्सीजन से? 20 से 25 गुना अधिक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन ऑक्सीजन से तेज होता है क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तीसरी चीज,
जो गैसेस एक्सचेंज के लिए जिम्मेदार है वो है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की थिकनेस। एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है और ब्लड कैपिलरी की जो मेम्ब्रेन है और इसके बीच में है बेसमेंट मेम्ब्रेन, इन तीनों की थिकनेस 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। यह एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की जो ये है, ये वाली मेम्ब्रेन स्क्वामस एपिथेलियम से बनी है, एक सेल थिक होती है। एल्वियोलाई की एपिथेलियम कितनी है? सिंगल सेल थिक है। ये किससे बनी है? ये स्क्वामस एपिथेलियम से बनी होती है, स्क्वामस एपिथेलियम की बनी। और ये ब्लड कैपिलरी है। एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जाएगी ब्लड के अंदर, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आएगी। कितनी मेम्ब्रेन को पार कर रही है देखो जरा। एक तो ये पार कर रही है एल्वियोलाई की ये वाली स्क्वामस एपिथेलियम, और ये ब्लड कैपिलरी की दीवार है, ये एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, इसे कहते हैं एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ये रुधिर केशिका की एंडोथीलियम है, और इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन भी है। तो ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये है एंडोथीलियम, और ये है स्क्वामस एपिथेलियम। इन तीनों की जो थिकनेस है वो कितनी है? लेस देन 0.2 मिलीमीटर, इतनी कम है। तो गैसेस एक्सचेंज में आसानी हो जाएगी। गैसेस एक्सचेंज में आसानी क्यों हो जाएगी? क्योंकि जिन मेम्ब्रेन को पार करके गैसेस को जाना है वो बहुत पतली हैं। इसमें 3 आ गई। 3 कौन कौन सी आ गई? एक तो एल्वियोलाई की दीवार स्क्वामस एपिथेलियम की बनी है ये, और ब्लड कैपिलरी की दीवार जो कि एंडोथीलियम से बनी है, और इन दोनों के बीच में नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है। कौन सी मेम्ब्रेन? और इन तीनों की मोटान कितनी है? लेस देन 0.2 मिलीमीटर, जो किसको फेवर कर रही है? गैसेस एक्सचेंज आराम से डिफ्यूजन हो जाएगा, गैसेस का आराम से डिफ्यूजन हो जाएगा। तो गैसेस एक्सचेंज के लिए 3 फैक्टर्स बताओ कौन कौन से हैं। गैसेस का एक्सचेंज क्यों होता है? पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस के कारण, पहला क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस के कारण। दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के कारण। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही ब्लड में सॉल्युबल है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी 20 से 25 गुना ऑक्सीजन से अधिक है, तो ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन ऑक्सीजन से तेज होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सॉल्युबल है। और तीसरा, जिन मेम्ब्रेन को पार करके गैसेस को डिफ्यूज करना है, जिन दीवारों को पार करके गैसेस को डिफ्यूज करना, उनकी थिकनेस, ये मोटान बहुत कम है। इसमें 3 चीजें आ गई। एल्वियोलाई की स्क्वामस एपिथेलियम इसकी दीवार, और ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम, और दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि नॉन सेल्यूलर है। इन तीनों की थिकनेस लेस देन 0.2 मिलीमीटर। ठीक है, ये तीनों फैक्टर गैसेस के डिफ्यूजन को फेवर करते हैं। लेकिन यहां पर एनसीईआरटी ने जो बताया है वो पार्शियल प्रेशर को लेकर के समझाया डायग्राम। तो डायग्राम हम समझाने जा रहे हैं, इसको समझ लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फोटो लेना चॉइस कर ले सकते हो। हम डायग्राम जो बनाया उसको समझाने जा रहे हैं तुम्हें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से 3 फैक्टर है जो गैसेस के डिफ्यूजन के लिए जिम्मेदार होते हैं? प्रेशर, पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन कह लो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, और तीसरा थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स। गैसेस हमेशा चलती हैं ज्यादा पार्शियल प्रेशर से कम पार्शियल प्रेशर की तरफ। गैसेस कैसे चलती हैं? ज्यादा पार्शियल प्रेशर से या ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। पार्शियल प्रेशर कह लो या कॉन्सेंट्रेशन, बात एक ही है। चलो ये डायग्राम हम सिखा रहे, इससे बहुत कुछ सीख जाओगे। अब जरा देखो,
दो जगह गैसेस एक्सचेंज हो रहा, हमको बता दो जरा। एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, और ब्लड और टिश्यू के बीच में। पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस के कारण होता है गैसेस का डिफ्यूजन। पार्शियल प्रेशर मेन कारण है गैसेस के डिफ्यूजन का। बाकी और कारण भी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी है और थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। चलो पार्शियल प्रेशर से समझते हैं, जो कि मुख्य कारण है गैसेस के डिफ्यूजन का। गैसेस कैसे चलती हैं? ज्यादा पार्शियल प्रेशर से कम पार्शियल प्रेशर की तरफ चलती हैं। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 159 मिलीमीटर ऑफ Hg। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 159 मिलीमीटर ऑफ Hg। कहां पर है? हवा में। हवा में। लंग्स के एल्वियोलाई में जरा देखो कितना लिखा है? 104 लिखा है। तो किधर से किधर गैस जाएगी? ज्यादा पार्शियल प्रेशर से कम की तरफ जाएगी। तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन किधर चली जाएगी? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लंग्स के एल्वियोलाई में आ जाएगी, क्योंकि यहां पर 159 है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और यहां 104 है। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, लंग्स के एल्वियोलाई में कम है, तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लंग्स के एल्वियोलाई में आ गई। ठीक, अब आओ नीचे। ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 मिलीमीटर है। कितना है? 40 मिलीमीटर ऑफ Hg। लंग्स के एल्वियोलाई में कितना है? 104 है। तो ऑक्सीजन लंग्स के एल्वियोलाई से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ गई। ऑक्सीजन कहां आ गई? लंग्स के एल्वियोलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ गई। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जैसे ही ऑक्सीजन आई तो इसमें ऑक्सीजन बढ़ने लग जाती है, यानी ब्लड साफ होने लग जाता है। नीला वाला गंदा खून है, डीऑक्सीजनेटेड है, और लाल वाला ऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजन इसमें। जैसे ही ऑक्सीजन लंग्स के एल्वियोलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आई तो ये साफ होने लगा, रेड होने लगा, और यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया? ये 95 हो गया। कितना हो गया? ये 95 हो गया। बढ़ गई ऑक्सीजन। ब्लड का फ्लो ऐसे चल रहा, हार्ट के थ्रू ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ये ब्लड फ्लो कर रहा है। अब हार्ट की जो एओर्टा है, ये सब आगे बताएंगे, यहां नहीं बताएंगे, वहां पर भी ये डायग्राम आएगा दोबारा। चलो, ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर 159, लंग्स के एल्वियोलाई में 104। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आ गई लंग्स के एल्वियोलाई में, ज्यादा पार्शियल प्रेशर से कम की तरफ। लंग्स के एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है? नीचे लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है? 40। तो ऑक्सीजन के अंदर आने से क्या हुआ? ये ब्लड साफ होने लग गया और ऑक्सीजन बढ़ के कितनी हो गई? ऑक्सीजन बढ़ के हो गया 95 हो गया। कितनी हो गई? 95 मिलीमीटर ऑफ Hg। साफ हो गया ब्लड। अब आओ इधर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 है और टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 है। कितना है? 40 है। 40 है, ये लिखा 40, इसका भी है 40 इधर भी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 है और टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 है। टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 है। तो यहां से ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर चली गई। यहां से ऑक्सीजन किसमें चली गई? टिश्यू में, क्योंकि ऑक्सीजन कैसे चलती है? ज्यादा पार्शियल प्रेशर से कम पार्शियल प्रेशर की तरफ चलती है, तो 95 से 40 में आ गई। अब ऑक्सीजन यहां पे यूज हो जाती है टिश्यू के अंदर। ऑक्सीजन टिश्यू में यूज हो जाती है और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, यानी ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS यहां होगा, इसमें ऑक्सीजन यूज हो गई। यूज होने के बाद बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन सेल्यूलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होने के बाद बनी
कार्बन डाइऑक्साइड। टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 है। टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है? 45 है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 है। टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 40 है। तो ये 45 है, ये 40। तो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड किस में आ गई? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ जाएगी। टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड कहां आ गई? टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ गई। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आने से ये गंदा होने लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, 40 से 45 हो गई, 40 से 45 हो जाएगी। जैसे टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में गई तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ब्लड गंदा होने लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगेगी, 40 से कितनी हो गई? 45 हो गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हो गया 45। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है? 45 है। और लंग्स के एल्वियोलाई में 40 है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कहां चली गई? लंग्स के एल्वियोलाई में आ गई। लंग्स के एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड 40 है और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03 सॉरी 0.3। तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के एल्वियोलाई से बाहर आ गई। चलो अब तुमने क्या क्या सीखा इस बीच? एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कितनी पहले देखो? 159, याद करो पहले। ऑक्सीजन एट 159। लंग्स के एल्वियोलाई में कितनी है? 104, 104। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी है? वो लिखा है 40 है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी है? 95 है। टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन कितनी है? टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन 40 है। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 है, टिश्यू में 40 है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू में आ गई और यहां इस्तेमाल हो जाती है। इस्तेमाल होने के बाद कार्बन सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा ना, ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल यहां होगा। कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी सेल्यूलर रेस्पिरेशन से। ये कार्बन डाइऑक्साइड आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड 40 थी। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आएगी तो ये और गंदा होने लगेगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लग जाएगी, 40 से हो जाएगी 45। खून गंदा हो गया, नीला हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई। टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आई, जिससे कि 40 से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ के कितनी हो गई? 45। ये साफ खून गंदा हो गया, 45 हो गई। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड 45 है, लंग्स के एल्वियोलाई में 40 है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के एल्वियोलाई में आ गई, ज्यादा पार्शियल प्रेशर से कम की तरफ। लंग्स के एल्वियोलाई में 40 है, एटमॉस्फेयर में 0.3 है। तो लंग्स के एल्वियोलाई से ये एटमॉस्फेयर में आ गई। अब एक बॉक्स लग रखा है, बॉक्स में सारी वैल्यूज दे रखी हो, याद तो हो गई होंगी, नहीं याद हुई? अगर नहीं याद हुई तो डायग्राम सिखाना बेकार हो गया। फिर से देखो, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बताओ कितनी? 159। लंग्स के एल्वियोलाई में 104। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40। टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन 40, टिश्यू में 40। टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है तो बढ़ जाएगी 45। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी 45। लंग्स के एल्वियोलाई में 40, बाहर एटमॉस्फेयर में 0.3। कर ले जाओगे? अब ये एरो थोड़ा बहुत गलत लग रही है यहाँ पर, इसी वजह से दिक्कत हो रही है। इसको समझने में दिक्कत क्यों होती है डायग्राम को? क्योंकि एरो तुम्हारी इधर उधर है, थोड़ी खिसकी हुई है। तो गैसेस हमेशा चलती हैं ज्यादा पार्शियल प्रेशर से
कम पार्शियल प्रेशर या ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन। लेकिन दूसरा फैक्टर भी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अब यहां पर देखो, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों का अंतर निकालो, पार्शियल प्रेशर का अंतर निकालो। लंग्स के एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, एल्वियोलाई में निकालो कितना है, निकला है, कितना लिखा है 104 है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जरा बताओ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 है, तो अंतर कितना आया, 64 का अंतर आया, 64 का अंतर आया, 64 का। ऑक्सीजन पे आओ, कार्बन डाइऑक्साइड पे आओ। कार्बन डाइऑक्साइड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 है, और एल्वियोलाई में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 है और एल्वियोलाई में 40 है, तो अंतर कितना आया, 5 का अंतर आया। अब देखो, यहां पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस 64 है ऑक्सीजन को लेकर के, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस कितना आया, 5। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी 20 से 25 गुना ऑक्सीजन से अधिक है, इसलिए प्रति पार्शियल प्रेशर डिफरेंस CO2 का डिफ्यूजन ऑक्सीजन से तेज होता है, ऑक्सीजन से तेज होता है। यहां केवल अंतर 5 का है, वहां अंतर 64 का है, फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन ऑक्सीजन से तेज क्यों होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी 20 से 25 गुना अधिक होती है। तो प्रति पार्शियल प्रेशर डिफरेंस कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन ऑक्सीजन से तेज इसलिए होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी 20 से 25 गुना ऑक्सीजन से अधिक है। इतना सारा पढ़ लिया, बता दिया, पढ़ लेते हैं। चलो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितनी है, 95। लंग्स के एल्वियोलाई में ऑक्सीजन 104, लंग्स के एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड 40। अरे याद हो जाएगा, कुछ नहीं, एक सीक्वेंस याद करो ना, 159 से चलो, 159 बाहर है, अंदर 104 है, घटाक से ऑक्सीजन घर आ गई, फिर यहां 104 है और यहां 40 है, तो 104 40, यहां से ऑक्सीजन यहां आ गई, जैसे ही 40 के पास आई ये बढ़ के 95 हो गई, 95 यहां है और यहां 40 है ऑक्सीजन, तो यह 95 है, यहां से यहां गई ऑक्सीजन, यूज हो गई। सेलुलर रेस्पिरेशन में बनी कार्बन डाइऑक्साइड, टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि पैदा होती है इसलिए 45 है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आएगी जहां पर 40 है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गंदा होने लगेगा, डीऑक्सीजनेट, 40 से 45 हो जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। लंग्स के एल्वियोलाई में 40 है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से लंग्स के एल्वियोलाई में आ गई, लंग्स के एल्वियोलाई से बाहर निकल गई, क्यों, बाहर 0.3 है, लंग्स के एल्वियोलाई में 40 है। तो ये ध्यान रखना। दूसरा फैक्टर जो गैसेस के डिफ्यूजन के लिए जिम्मेदार है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बेहतर है ऑक्सीजन से, पढ़ लें, भूलना मत, क्योंकि ये यहां सवाल आएगा। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज इन दीज साइट, दो जगह है साइट, कहां का एक्सचेंज हो रहा है, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, ब्लड और टिश्यू के बीच में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। एल्वियोलाई आर दी प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये प्राइमरी साइट है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, यहां भी हो रहा है एक्सचेंज, दो एक्सचेंज होते हैं। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन दीज साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन होता है इन जगहों पर जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के द्वारा होता है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। मेनली किस आधार पे ये गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दो और भी फैक्टर है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ये भी जिम्मेदार होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए।
प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। बहुत सारी गैसेस में हर एक गैस जितना प्रेशर डालती है उसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं। उस गैस की जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उसका पार्शियल प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। Pressure contributed by individual gas in a mixture of gases is called partial pressure and is represented as PO2 for oxygen and PCO2 for carbon dioxide। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर पूछा जाए तो क्या लिखोगे? PO2। कार्बन डाइऑक्साइड का PCO2 लिखा जाएगा। अब देखो याद कर लो, बाहर ऑक्सीजन का एयर में कितना है? 159। एल्वियोलाई में कितना है? 104। ब्लड गंदे वाले खून में ऑक्सीजन कम होगी, 40 है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 है, दिखाया भी। टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन कम है, 40 है। कार्बन डाइऑक्साइड देखो टिश्यू में ज्यादा है, 45 है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड 40 है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 है, लंग्स के एल्वियोलाई में 40 है, और एटमॉस्फेयर में 0.3 है। ऐसे याद करो, ऐसे इसी से सारा याद हो जाएगा, इस दिशा में। Similarly, a gradient is present for CO2 in the opposite direction, that is from tissue to blood and blood to alveoli। देखो ऑक्सीजन कहां से जा रही है? ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में आ रही है और ब्लड से टिश्यू में जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड उल्टा है, टिश्यू से ब्लड में आ रही है और ब्लड से एल्वियोलाई में, ब्लड से एल्वियोलाई में। कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड में, ब्लड से एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से बाहर। As the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of O2, कार्बन डाइऑक्साइड की solubility ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना अधिक है। The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane, कितना CO2 diffusion membrane के आर पार जाएगा, per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of O2। प्रति पार्शियल प्रेशर डिफरेंस CO2 का डिफ्यूजन ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा होता है। अंतर हमने कितना दिखाया था CO2 के पार्शियल प्रेशर में? केवल 5 का अंतर है, जबकि ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर में 64 का अंतर है। फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन ऑक्सीजन से ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी 20 से 25 गुना अधिक होती है। तो प्रति पार्शियल प्रेशर डिफरेंस CO2 का डिफ्यूजन कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत तेज होता है, बहुत ज्यादा और तेज होता है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। 3 लेयर हमने बताई थी, इसमें कौन कौन सी हैं? द थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई की दीवार बहुत पतली है। एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम, और इन दोनों के बीच में नॉन सेल्यूलर लेयर है, इसमें सेल्स नहीं है। ये तो ये हो गया। ऐसे लो, चलो ये तो ये हो गया। द बेसमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन दम, दोनों के बीच में बेसमेंट सब्सटेंस या बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट सब्सटेंस क्या, कोई दिक्कत नहीं। इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन ए मिलीमीटर। इनकी टोटल थिकनेस 1 मिलीमीटर से भी काफी कम है, 0.2 मिलीमीटर के आसपास। इन तीनों मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है? लेस देन 1 मिलीमीटर, ऐसा लिखो, लेस देन 1 मिलीमीटर। हमने लेस देन वहां लिख दिया, लगभग कितनी है? 0.2 मिलीमीटर। Therefore, all the factors in our body are favorable for the, सारे फैक्टर फेवरेबल हैं for the diffusion of CO2 from alveoli to tissue। ऑक्सीजन लंग्स के एल्वियोलाई से टिश्यू में पहुंच जाती है, and that of CO2 from tissue to alveoli, और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से एल्वियोलाई में आ जाती है। कौन से 3 फैक्टर बताए हमने? एक तो पार्शियल प्रेशर कह लो या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, और तीसरा मेम्ब्रेन की थिकनेस। इसमें सेल्यूलर मेम्ब्रेन 2 हैं, ध्यान रखना, एक बीच वाली नॉन सेल्यूलर है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में सेल्स नहीं होती, वहां पे कोई पदार्थ भरा हुआ है, बेसमेंट सब्सटेंस।
चलो आगे देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, अब थोड़ा सिंपल है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसेस ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट होती हैं। अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी इन द ब्लड। 97% ऑक्सीजन आरबीसी ट्रांसपोर्ट करती है, ब्लड के अंदर जो आरबीसी है, और आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है। 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट के कारण। आरबीसी में कौन सा पिगमेंट है? हीमोग्लोबिन। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में चलती है। तो 97% ऑक्सीजन कैसे चलती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। बची 3% ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। द रिमेनिंग 3% ऑक्सीजन इज कैरिड डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। बाकी 3% ऑक्सीजन ब्लड प्लाज्मा में घुल करके चलती है, ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के चलती है। 97% ऑक्सीजन ब्लड में कैसे चलती है? हीमोग्लोबिन से चिपक के ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड ये हीमोग्लोबिन से चिपक के चलती है। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से चिपक के चलती, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के रूप में कितनी चलती है? 20 से 25%। 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में चलती है। 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में चलती है, और 7% ये प्लाज्मा में घुली अवस्था में चलती है, इन ए डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा। 7% प्लाज्मा में घुल करके चलती है। तो बताओ 97% ऑक्सीजन कैसे चलती है? हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को पकड़ता है? 4। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को पकड़ के चल सकता है। तीन 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में चलती है। 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड चलती है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के रूप में, हीमोग्लोबिन से चिपक के। 70% मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड चलती है ब्लड में बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में, और लगभग 7% प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में चलती है। ठीक, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है? 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। अब ऑक्सीजन का ये बहुत इंपॉर्टेंट जो पढ़ने आ रहे हो, यहां से अगर सवाल नहीं पूछ रहा एग्जामिनर तो नालायक है, से आएगा सवाल। एक तो हमने वही डायग्राम बताया, उससे भी आ सकता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, 97% ऑक्सीजन कैसे चल रही है? हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। चलो पहले ऑक्सीजन को देखते हैं। 3% वाली भूल जाओ, 97 वाली याद रखो। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन दी आरबीसी। आरबीसी के अंदर एक लाल रंग का पिगमेंट है, उसके अंदर आयरन होती है, आयरन लेकिन फेरस फॉर्म में होती है, फेरिक फॉर्म में नहीं होती। आयरन किस फॉर्म में होती है? इसमें Fe+2 के फॉर्म में। आयरन जो होगी +2 यानी फेरस फॉर्म में। फेरिक फॉर्म में नहीं होती, जबकि पौधे आयरन एब्जॉर्ब करते हैं फेरिक फॉर्म में, जमीन से। पौधे आयरन एब्जॉर्ब करते हैं फेरिक फॉर्म में, लेकिन हम लोग को कौन सी आयरन चाहिए? फेरस +2 वाली, प्लांट्स +3 वाली। हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी। हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का पिगमेंट है जो आरबीसी के अंदर पाया जाता है। 97% ऑक्सीजन को कैरी करता है हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता।
ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन ए रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन करती है रिवर्सिबल मैनर में। किस मैनर में? रिवर्सिबल मैनर में। इधर भी चलेगी रिएक्शन, इधर भी। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन करती है रिवर्सिबल मैनर में। चलो बताओ, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को किधर छोड़ेगी? एल्वियोलाई के पास या टिश्यू के पास? टिश्यू के पास। टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए ना, जब तक हीमोग्लोबिन छोड़ेगी नहीं टिश्यू को मिलेगी कैसे? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ेगी टिश्यू के पास। तो इधर ये टिश्यूज लिख लेना, यहां पर टिश्यूज की बात हो रही है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से चिपकेगी एल्वियोलाई में, नियर एल्वियोलाई। इन ना लिखो, नियर लिखो ज्यादा सही। टिश्यूज के पास हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देती है और एल्वियोलाई के पास हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से चिपकती है। तो ये रिवर्सिबल मैनर है, ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को टिश्यूज के पास क्यों छोड़ेगी? क्योंकि टिश्यूज को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। जब तक हीमोग्लोबिन छोड़ेगी नहीं उसको मिले कैसे? ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन ए रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन रिवर्सिबल मैनर में ऑक्सीजन से कंबाइन करती है। ये रिएक्शन इधर भी चलेगी और इधर भी। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर। ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रही, इसका प्रमुख कारण है पार्शियल प्रेशर। ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की वजह से ये बाइंडिंग होती है। मेन फैक्टर यही है। मेन फैक्टर क्या है जो गैसेस एक्सचेंज में भाग लेता है? वो है पार्शियल प्रेशर। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्यों बाइंड कर रही है? पार्शियल प्रेशर कह लो या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अधिक है इसलिए बाइंड कर रही है। अरे लंग्स के पास ऑक्सीजन 104 है कि नहीं है? और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 है कि नहीं है? ठीक, तो ऑक्सीजन लंग्स से चली आएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट होने लगेगा। तो जो भी बाइंडिंग हो रही है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्यों बाइंड कर रही है? पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस की वजह से होता है। ये मेन फैक्टर होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन की थिकनेस भी फैक्टर्स हैं, लेकिन वो सेकेंडरी फैक्टर्स हैं। मेन फैक्टर पार्शियल प्रेशर ही। A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial pressure of oxygen. अब देखो एक यहां पे कर्व दे रखा है, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये कैसे बना है जरा देखो जरा। ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बना है, इसको समझना है। इसमें तुम देख रहे हो इधर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ले रखा है, इधर क्या ले रखा है? PO2 ले रखा है, और इधर परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से चिपक गया है, कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से चिपक गया है वो ये दे रहा है। तो इधर देखो, इधर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। जैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ रहा है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से चिपकता जा रहा, चिपकता जा रहा, चिपकता, लेकिन फिर कांस्टेंट हो गया। फिर आगे पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है तो ये ग्राफ ऊपर क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि जितना हीमोग्लोबिन था वो ऑक्सीजन से चिपक चुका है। अब कोई भी हीमोग्लोबिन खाली नहीं है। जैसे एंजाइम में पढ़ा था, सारा एंजाइम के एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट चिपक चुका है। ऐसी कुछ करवाया था? नहीं याद आ रहा। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है इधर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से चिपक रही है। परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से चिपकता जा रहा, चिपकता जा रहा, चिपकता, लेकिन फिर कांस्टेंट हो गया। आगे चल के कांस्टेंट क्यों हो गया? अरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं
हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन जितना था उससे चिपक चुका ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाने से थोड़ी ना बढ़ेगा आगे। तो हमें कैसा ग्राफ मिल रहा है, ये सिग्मॉइड कर्व है। कैसा है ये? अ सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन्ड कब? व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, इधर कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संतृप्त हो गया, सैचुरेट हो गया, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कितना जुड़ गया, इधर दे रखा है, इज प्लॉटेड अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर दे रखा है। दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इस कर्व को ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। अब इसको समझना जरा, देखो इधर ये कर्व खिसक सकता है, ये दाहिने भी खिसकता है और बाएं भी खिसकता है। ये कर्व खिसक सकता है, कैसे? ये कर्व इधर भी आ सकता है और ये कर्व इधर भी आ सकता है। ये कर्व दाहिने खिसक रहा है या बाएं खिसक रहा है? दाहिने कब खिसकेगा और बाएं कब खिसकेगा, ऐसे समझो। ये कर्व राइट खिसक रहा है, दाहिने, नीचे वाला कर्व है ये इधर खिसक रहा है, और ये कर्व लेफ्ट खिसक रहा है, ऐसे, ये वाला दे रहा है। ये नॉर्मल कर्व है, ये दाहिनी तरफ खिसक गया, ये वाला कर्व दाहिने खिसक गया, और ऊपर वाला कर्व ये बाएं खिसक रहा। बाएं खिसकने का मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से चिपक रहा है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से चिपक रहा है और क्या बना रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है। ये लंग्स की तरफ होगा। इधर जब राइट खिसक रहा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट रहा है और किसको छोड़ रहा है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अलग हो रहा है। ये टिश्यूज की तरफ होगा। टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए तो हीमोग्लोबिन छोड़ेगा, तभी मिलेगी। टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए, तो ये कर्व खिसकता है दाहिनी तरफ और बाईं तरफ, इसके मायने होते हैं। बाईं तरफ खिसक रहा है तो हीमोग्लोबिन किससे चिपक रहा है? ऑक्सीजन से चिपक रहा है। ऐसा किधर देखने को मिलेगा? लंग्स के आसपास, एल्वियोलाई के आसपास। लंग्स कह लो या एल्वियोलाई कह लो, ये एल्वियोलाई की तरफ है। और ये ग्राफ अगर दाहिने खिसक रहा है, नीचे वाला जो ग्राफ है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ रहा है। ऐसा किधर देखने को मिलेगा? टिश्यूज के पास। किसके पास? टिश्यूज के पास। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस कर्व को दाहिनी ओर या बाईं ओर खिसका सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं इस कर्व को दाहिनी ओर खिसकाते हैं? जरा देखो, ये राइट की तरफ खिसक रहा है, ये कर्व कौन कौन से फैक्टर हैं? ये कर्व शिफ्ट टू राइट। शिफ्ट टू राइट कब खिसकेगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। अरे टिश्यूज के पास कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, 45। टिश्यूज के पास कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा कौन सा फैक्टर है जो इसको क्या बढ़ाएगा? जब H+ आयंस कम होंगे, यानी pH बढ़ेगी। और तीसरा फैक्टर है जब टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। बॉडी टेम्परेचर कब बढ़ेगा? और ये जब सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रही, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन सेल के अंदर पहुंच चुकी थी, सेल्यूलर रेस्पिरेशन शुरू हो गया, क्या पैदा होने लगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म। ऑक्सीजन जब सेल के अंदर गई थी तो क्या शुरू किया था? सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई थी, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएगी। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस कर्व को H+, मोर H+ होगा, सॉरी एक चीज गड़बड़ हो रही है, रुको, गड़बड़ हो गई। चलो, ग्रेटर H+ आयंस, लेस pH, उल्टा लिख दिया था मैंने।
उल्टा लिख दिया था, इधर ऐसा ही कर लो। और ग्रेटर टेम्परेचर ज्यादा हो, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस कर्व को दाहिनी ओर खिसकाते हैं? बाएं वाला मत याद करना, एक तरफ का याद करो। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ेगा, हाई PO2 भी लिख सो। एक और फैक्टर, हाई PO2, हाई PO2 PO2 मत लिखो, चलो हाई वाला लिखो। When PCO2 is high and PO2 is low, जब PCO2 हाई है और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लो है। हम बाईं तरफ वाला नहीं पढ़ेंगे, इसको देख रहे गलती से बार बार इधर नजर पड़ रही है। इसको देखो, ये कर्व दाहिने कब खिसकेगा? जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है, जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है, H+ आयन से ज्यादा है यानी pH कम है, H+ आयन ज्यादा है यानी pH कम है, और बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये दाहिनी ओर खिसकेगा। दाहिनी ओर खिसकने का मतलब होता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा। ऐसा कहां देखने को मिलेगा? टिश्यूज के पास। उल्टा इसका देखो, इधर बाईं तरफ, बाईं तरफ खिसकेगा ये, इधर एल्वियोलाई की बात हो रही है। इन द लंग्स एल्वियोलाई वेयर देयर इज हाई PO2, लंग्स के एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई है, कितना है लिख लेना इसी के ऊपर, 104 है। कितना है? 104 है। और लो PCO2 है, लंग्स के एल्वियोलाई में CO2 का पार्शियल प्रेशर 40 है, 40 है। लेसर H+ आयंस कंसंट्रेशन, H+ आयंस कम है और लोअर टेम्परेचर है। अरे सांस ठंडी ठंडी जा रही, लंग्स के अंदर टेम्परेचर कम ही रहेगा, लोअर टेम्परेचर है। द फैक्टर्स ऑल फेवर, ये सारे फैक्टर किसको फेवर कर रहे हैं? ये कर्व बाईं ओर शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ। लेकिन तुम लेफ्ट वाला मत याद करना, मेरे कहने से एक तरफ का याद करो, राइट वाला याद करो। ये कर्व दाहिनी ओर कब खिसकेगा? इसका उल्टा लिखो। ऐसा टिश्यूज की तरफ होगा, टिश्यूज की तरफ होगा जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगी। ये राइट की तरफ कब शिफ्ट होगा? जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ेगा। कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर? 45। और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर टिश्यूज में कितना है? 40। हाई कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर, लो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, और हाई H+ आयंस, हाई टेम्परेचर। लेकिन ये ध्यान रखना, जब H+ आयंस बढ़ेंगे तो pH कम हो जाएगी, यही से सवाल आ जाता है। तो ये वाला नोट कर लो, फोटो लो जरा इसको, दाहिने वाले याद कर लेना। ये फैक्टर दाईं तरफ खिसकता है या बाईं तरफ खिसकता है, इसका महत्व होता है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी है। तुम डॉक्टर बनोगे ना तो इसकी वैल्यू, इसको समझना पड़ेगा तुम्हें। ब्लड के अंदर गैसेस चेक की जाती हैं, ब्लड गैसेस रेडियल आर्टरी से निकालते हैं ब्लड, रेडियल आर्टरी से निकाला बेटा ब्लड तुमने कभी? नहीं, यहां से रेडियल आर्टरी से, नीचे वेन से नहीं, आर्टरी से ब्लड गैसेस चेक होती हैं। यहां से ब्लड गैसेस, ब्लड में ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए? आर्टीरियल ब्लड में, आर्टीरियल ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, 95 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? PO2 95। और उसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कितना होना चाहिए? 40। कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए। आर्टीरियल ब्लड हमारा प्योर ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन होती है 95 और कार्बन डाइऑक्साइड 40। चलो, ये राइट तरफ क्यों खिसक रहा है? क्योंकि हीमोग्लोबिन को, ऑक्सीजन को छोड़ना है किधर? टिश्यूज के पास। कौन कौन सी कंडीशन है जो इस कर्व को दाहिनी ओर खिसका रही हैं? हाई PCO2, लो PO2, टिश्यूज के पास CO2 कितना है? 45, ऑक्सीजन कितना है? 40, हाई H+ आयंस यानी लेस pH,
और हाई टेम्परेचर, क्योंकि टिश्यू में चलती है मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, तो यहां टेम्परेचर ज्यादा होता है। ये सारे फैक्टर किसको फेवर कर रहे हैं? इन द टिश्यू वेयर लो PCO2। टिश्यू का देखो तुम, वो वाला मत देखो, एल्वियोलाई वाला। टिश्यू के अंदर लो PCO2 है, कितना है? 40। हाई PO2 है, कितना हो गया? 45, 45। हाई H+ साइंस यानी लो pH एंड हायर टेम्परेचर, these conditions are favorable for dissociation of oxygen from oxyhemoglobin। ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग हो जाएगी कब? जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, H+ आयंस कंसंट्रेशन ज्यादा यानी pH कम है, और हाई टेम्परेचर है। ये सारे फैक्टर ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को अलग कर देंगे, क्योंकि टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए। ऐसा टिश्यूज के पास होगा। तो कर्व किधर खिसक गया? द कर्व विल शिफ्ट टू राइट। लेफ्ट वाला मत याद कर, यही वाला याद करना। सवाल लेफ्ट वाला आया है 2024 में, इसका उल्टा पूछे तो लेफ्ट लगा देना, उसमें क्या दिक्कत है? दोनों करोगे तो मिक्स हो जाएगा। हमसे भी कभी कभी मिक्स होने लगता है। चलो इधर, टिश्यूज में क्या होता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व किधर खिसकता है? टिश्यूज में राइट की तरफ खिसकता है। राइट की तरफ खिसकने का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीहीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, क्योंकि टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए। ऐसा कब होगा? जब पार्शियल प्रेशर का ऑक्सीजन का कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो, H+ आयंस ज्यादा हो, pH कम हो और हायर टेम्परेचर हो। तो ज्यादा वाले 3 फैक्टर ध्यान रखो। CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो, H+ आयंस ज्यादा हो और बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो, तब ये कर्व दाहिनी तरफ खिसकेगा, मतलब टिश्यू की ओर। ऑक्सीहीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगी, क्योंकि टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग्स। जब ये कर्व बाईं ओर खिसकता है एल्वियोलाई की तरफ यानी लंग्स की तरफ, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से चिपक के बना लेती है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। और जब ये दाहिनी ओर खिसकता है तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग हो जाती है एंड गेट डिसोसिएटेड एट द टिश्यूज। ऐसा कहां होता है? टिश्यूज के पास। चलो बताओ कौन कौन से 4 ऐसे फैक्टर्स हैं, 3-4 फैक्टर हैं जो इस कर्व को दाहिनी ओर खिसका रहे हैं। हाई PCO2, लो PO2, हाई H+ आयंस कंसंट्रेशन और हाई बॉडी टेम्परेचर। ये 4 ऐसे फैक्टर हैं जो इस कर्व को दाहिनी ओर खिसका रहे हैं। दाहिनी ओर खिसकने का मतलब ऑक्सीहीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ रहा है। ऐसा कहां देखने को मिलेगा? टिश्यूज के आसपास, क्योंकि टिश्यू को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। इसका उल्टा क्या होगा? वो उधर याद कर लेना, लंग्स के एल्वियोलाई की तरफ होगा। लंग्स के एल्वियोलाई की तरफ क्या होगा? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से चिपक के ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाएगा। कब बनाएगा? जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम हो, H+ आयंस कम हो और कम बॉडी टेम्परेचर हो। कम बॉडी टेम्परेचर हो। उल्टा भी याद कर सकते हो, लेकिन मेरा कहना यह है कि तुम एक तरफ का याद करो, केवल दाहिने वाला याद करो एक बार फाइनल। ये कर्व राइट की ओर खिसक रहा है, इसका मतलब ऑक्सीहीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ेगा टिश्यूज के पास। जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा 45, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर टिश्यूज के पास कम होगा 40, H+ आयंस से ज्यादा होंगे, pH कम होगी और बॉडी टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of O2 to the tissues। हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू को कितनी ऑक्सीजन पहुंचा देता है? हर 100 ml ब्लड टिश्यू को कितनी ऑक्सीजन पहुंचा रहा है? 5 ml ऑक्सीजन पहुंचाता है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अगर शरीर आपका स्वस्थ है, उसमें सारे फंक्शंस नॉर्मल चल रहे हैं, सारी फिजियोलॉजिकल यानी फंक्शंस नॉर्मल है बॉडी में, तो हर 100 ml ब्लड
5 ml ऑक्सीजन पहुंचाएगा टिश्यूज को। कर ले जाओगे? अभी हमने 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताई तुम्हें, एक तो वो डायग्राम ऊपर वाला, उससे तो याद ही हो गया पार्शियल प्रेशर किसका कहां होता है कितना, और दूसरा ये कर्व। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आता है कभी कभी। कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से चिपक के चलती है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन से चिपकती है। जब सिगरेट वगैरह पीते हो, सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। जो आग लगती है, आग, वहां भी कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। लोग जलने से कम मरते हैं, दम घुटने से मर जाते हैं। धुएं के अंदर होती कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से भी चिपक सकती है, और कहते हैं ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड 200 गुना तेज है। हीमोग्लोबिन से चिपक के उसको खराब कर देती है, उसको छोड़ती ही नहीं है, वो इरिवर्सिबल मैनर में जुड़ती है और बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ के बनाएगी कार्बोक्सी, और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बामिनो। ये ध्यान रखना। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड भी चिपकती है हीमोग्लोबिन से, वो बनेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। लेकिन यहां हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से चिपक के क्या बनाएगी? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से चिपक के चलती है? 20 से 25%। 70% बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में, और 7% जो बची वो ब्लड प्लाज्मा में घुली अवस्था में, ब्लड प्लाज्मा में घुल करके चलती है कार्बन डाइऑक्साइड। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से क्यों बाइंड करेगी? पार्शियल प्रेशर की वजह से। ऑक्सीजन भी हीमोग्लोबिन से क्यों बाइंड कर रही थी? पार्शियल प्रेशर की वजह से। PO2 इज अ मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एक मेजर फैक्टर है जो इस बाइंडिंग को प्रभावित करता है। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से चिपक जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से क्यों चिपकेगी? पार्शियल प्रेशर के कारण। कब चिपकेगी? जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से चिपक जाएगी। When PO2 is high and POCO2 is low as in tissue। टिश्यू में कितना कितना है जरा हमें बता दो, देखें तुम्हें याद है कि नहीं। अभी याद कराए। पार्शियल प्रेशर का कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यूज में हाई है, कितना है? 45। ऑक्सीजन का 40। मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से चिपक जाएगी बढ़िया से। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से चिपक जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 है और ऑक्सीजन का 40 है। When PCO2 is low and PO2 is high as in alveoli। उल्टा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में कितना है? 40 है, और ऑक्सीजन का 104 है। डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी, which is bound to hemoglobin from the tissues is delivered at the alveoli। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगी और एल्वियोलाई में आ जाएगी, और एल्वियोलाई से बाहर निकाल दी जाएगी। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से कब चिपकेगी? जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अधिक हो और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो। ऐसा टिश्यूज के पास होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से चिपक के कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना लेगी। कहां पे? टिश्यूज के पास। एल्वियोलाई के पास ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई में छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 है, और यहां पर कितना है? एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 है और ऑक्सीजन का 104 है।
तो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगी एल्वियोलाई में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी एटमॉस्फेयर में। देखो ये हो गया 20 से 25% CO2 का ट्रांसपोर्ट। 20 से 25% CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है? 20 से 25% CO2 का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन से चिपक के हो रहा है। ये इसका उल्टा है बस। अभी हमने क्या बताया था? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से चिपक के ऑक्सी हीमोग्लोबिन किधर बनाती है? ये भी बताया था इधर। ये किधर बना रही है एल्वियोलाई? इधर। और इधर क्या था? ऑक्सी हीमोग्लोबिन छोड़ देता है ऑक्सीजन को। ऐसा कहां पढ़ा था तुमने? टिश्यूज के पास। कार्बन डाइऑक्साइड में उल्टा है। कार्बन डाइऑक्साइड में उल्टा क्या है? टिश्यूज के पास क्या था हमने बताया तुम्हें? टिश्यूज के पास कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 है, ऑक्सीजन का 40 है। तो क्या हो रहा है? तो टिश्यूज के पास कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 है और ऑक्सीजन का 40 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से चिपक जाएगी, बना लेगी कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। कार्बामीनो हीमोग्लोबिन टिश्यू। उल्टा हो रहा है इसका, ध्यान रखना, इसका उल्टा है। एल्वियोलाई के पास कार्बन डाइऑक्साइड में तो देखो, एल्वियोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 है और ऑक्सीजन का 104 है। तो एल्वियोलाई में ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कार्बामीनो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगी एल्वियोलाई में, क्योंकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है 40 और ऑक्सीजन का ज्यादा है 104। अब देखो ये तो हो गया आपका 20 से 25% CO2 का ट्रांसपोर्ट। 70% CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? 70% CO2 ट्रांसपोर्ट होती है बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में। कैसे होती जरा देखो इधर। 70% CO2 ट्रांसपोर्ट होती है बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में। ये है बाइकार्बोनेट आयंस। RBC contain a very high concentration of enzyme कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आरबीसी के अंदर एक एंजाइम होता है बहुत ज्यादा। कौन सा एंजाइम है आरबीसी के अंदर? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। दुनिया का सबसे तेज एंजाइम, फास्टेस्ट एंजाइम है। RBC contain a very high concentration of enzyme carbonic anhydrase. The enzyme facilitates the following reaction in both direction. ये रिएक्शन चलाता है आरबीसी के अंदर, दोनों दिशा में चलती है। देखो दोनों तरफ एरो है, दोनों तरफ एरो। अब देखो हो क्या रहा है, यहां पर ये रिएक्शन हो रही है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में CO2 वाटर से मिल करके क्या बना रही है? H2CO3 बन रही है। एंजाइम कौन सा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और ये H2CO3 टूट जाएगा, H2CO3 टूट जाएगा, SCO3 माइनस प्लस H प्लस। ये ऐसे हो गया, ये रिएक्शन यहां लिखी हुई है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस आरबीसी के अंदर ये रिएक्शन को चलाता है दोनों दिशा में। ये आरबीसी एट द टिश्यू साइड, टिश्यू के पास क्या होता है? वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबॉलिज्म। टिश्यू के अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन चल रहा है, कैटाबॉलिज्म चल रही है और उससे पैदा होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर टिश्यू में कितना है? 45 है, हाई है। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड में आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड में आ गई, ब्लड में दोनों जगह आएगी, आरबीसी में भी और प्लाज्मा में आ गई। और आने के बाद ये बनाएगी HCO3 प्लस H प्लस। देखो टिश्यूज में क्या हुआ? पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक है क्योंकि वहां पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन यानी कैटाबॉलिज्म चल रहा। तो CO2 टिश्यू से अंदर किसमें चली गई? CO2 टिश्यू से आ गई आरबीसी के अंदर या प्लाज्मा में चली गई?
जहां पर ये रिएक्शन को चला रही है इस तरह से, क्या बना लास्ट में, ये रिएक्शन इस दिशा में चल रही है, SCO3 माइनस प्लस H प्लस। ऐसा किधर हुआ है, ऐसा किधर हुआ है, टिश्यूज के पास, टिश्यूज के पास हुआ। और यही HCO3 ये बाइकार्बोनेट है, 70% CO2 किस रूप में चलेगी, इसी बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में चलेगी। तो टिश्यू पे क्या हुआ, वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की वजह से CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, 45 है। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड या आरबीसी में पहुंची, टिश्यू से आरबीसी में आई और बनाएगी SCO3 और H प्लस, ये बनाया। इस दिशा में रिएक्शन चल रही, रिएक्शन इस दिशा में चल रही, ये बन गया। एल्वियोलर साइड पे उल्टी चलेगी उधर, एल्वियोलर साइड पे क्या होगा, वेयर PCO2 इज लो, पार्शियल प्रेशर लंग्स के एल्वियोलाई में कितना है, 40 है। द रिएक्शन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन, ये रिएक्शन उल्टी दिशा में चलेगी, तो उल्टी दिशा में चलने से क्या बनेगा, CO2 और H2O बनेगा, और ये CO2 लंग्स के एल्वियोलाई से बाहर निकल जाएगी। तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किस रूप में हो रहा है, बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में हो रहा है। द CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट आयंस एट द टिश्यू लेवल, टिश्यू के पास CO2 बाइकार्बोनेट आयंस में बदल गई, ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में चली, बाइकार्बोनेट आयंस बने एंड ट्रांसपोर्टेड टू एल्वियोलाई, बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में ये CO2 एल्वियोलाई तक पहुंची, ये रिएक्शन उल्टी चलने लगी एंड रिलीज्ड आउट एज CO2, और इसमें से क्या निकल गई, बाइकार्बोनेट से CO2 निकल गई, CO2 निकल गई ये लंग्स के एल्वियोलाई में। अब देखो एक चीज होती है, क्लोराइड शिफ्ट होता है, सुना है नहीं सुना है? ये जो H प्लस आयंस हैं ये हीमोग्लोबिन से चिपक जाते हैं, हीमोग्लोबिन एक तगड़ा बफर है, ये H प्लस आयंस से चिपक जाते हैं हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन एक तगड़ा बफर होता है। अब क्या हुआ, और ये SCO3 आयन से नीचे आते हैं इधर वापस ब्लड प्लाज्मा में, और इधर वापस जाएंगे क्लोराइड आयंस। SCO3 के ऊपर -1 है चार्ज, तो -1 चार्ज वाला जब बाहर आया तो क्लोराइड आयन जिसके पर भी -1 चार्ज है ये अंदर चला जाएगा इस पोटेंशियल डिफरेंस को पूरा करने के लिए, इसे क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। और SCO3 ये किधर हो रहा है, ये है तुम्हारा टिश्यू की तरफ जिधर गंदा खून है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इससे रिलेटेड सवाल अब आते तो नहीं है लेकिन गाइड में मिलेंगे तुम्हें सवाल, फिर से एक बार समझ लो। कार्बन डाइ, हाँ एक चीज और, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स, हर 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना डिलीवर करता है CO2 एल्वियोलाई को, 4 ml CO2 एल्वियोलाई तक पहुंचाता है। हर 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml CO2 को एल्वियोलाई तक पहुंचाता है। तो जो तुमने ऑक्सीजन वाले कर्व में पढ़ा था इसका उल्टा है, ऑक्सीजन में तुमने देखा था टिश्यूज में ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ रहा था, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करोगे तो टिश्यू की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, टिश्यू की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन को पकड़ रहा है, उल्टा चलेगा इधर। समझ में आई नहीं समझ में आई, देखो फिर से देखो, टिश्यूज के पास क्या है पहले देखो, टिश्यूज के पास कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर मुझे बताओ कितना है, जल्दी बताओ। टिश्यू के पास कैटाबॉलिज्म चल रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा है तो 45 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन टिश्यूज के पास 40 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड चिपक जाएगी, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बन गया। लंग्स के एल्वियोलाई के पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड 40 है, ऑक्सीजन 104 है, तो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन डिसोसिएट कर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा। ऐसी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की बात हुई, 20 से 25%, 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से चिपक के चलती है, उसकी बात हम कर रहे हैं। अब आता है 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में चलती है, उसमें ये वाली रिएक्शन याद रखना,
ये रिएक्शन इधर एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई, अगर एल्वियोलाई की हम बात करेंगे तो रिएक्शन ऐसे चलेगी, ये रिएक्शन ऐसे चलेगी, सॉरी। टिश्यू की बात करेंगे तो रिएक्शन ऐसे चलेगी। टिश्यू में क्या पैदा हुई? टिश्यू में सेलुलर रेस्पिरेशन से क्या पैदा हुई? CO2। CO2 अंदर गई आरबीसी में, इससे H2O से मिली, एंजाइम कौन सा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस, आरबीसी के अंदर है। ये रिएक्शन इस दिशा में चली, इस दिशा में चलने से क्या बन गया? ये बन गया HCO3 माइनस H+ बन गया, ऐसा टिश्यूज में हुआ। फिर क्या हुआ? जब लंग्स के एल्वियोलाई की बात करेंगे तो रिएक्शन इधर चलेगी, इधर रिएक्शन चलने का मतलब बाइकार्बोनेट आयंस क्या रिलीज कर देंगे? CO2 लंग्स के एल्वियोलाई में रिलीज कर देंगे, वो बाहर निकल जाएगी। ये कर ले जाओगे। यहां पर क्लोराइड शिफ्ट क्या हो? HCO3 बाहर आ रहा है आरबीसी के, और क्लोराइड आयंस आरबीसी के अंदर जा रहे हैं, ये क्लोराइड शिफ्ट है। चलो, हर 100 ml CO2 कितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है लंग्स को, एल्वियोलाई को? 4 ml। ऑक्सीजन में कितना था? ऑक्सीजन में 5 ml था। हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज को 5 ml ऑक्सीजन पहुंचाता है, और हर 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वियोलाई को 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाता है। थोड़ी क्लियर हुई चीजें? ना क्लियर हो तो बड़ा वाला लेक्चर देख लेना जो क्लास का लेक्चर है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, हम बता देते हैं। सांसों के का नियंत्रण कैसे हो? रेगुलेशन। कभी कभी देखा होगा सांसें तेज चलने लगती, किसी के धीमे चल रहे, किसी के तेज चल। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितनी है? 12 से 16 पर मिनट, 12 से 16 पर मिनट, इतनी बार हम लोग सांस लेते हैं। और हर बार 500 ml ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो 1 मिनट में कितनी ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं? 12 से 16 से मल्टीप्लाई करो, 6000 से 8000, ऐसे कुछ है, ठीक। चलो, सांसों को नियंत्रण कैसे किया जाए? सांसों को नियंत्रण करने के लिए ब्रेन है हमारे पास। ब्रेन में एक होता है मेड्यूला, ब्रेन का एक पार्ट है मेड्यूला। मेडुला हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ये हमारा पीछे वाला ब्रेन है, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर होता है पांस, ये है पांस, और ये है मेड्यूला। मेडुला के अंदर पाया जाता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मेडुला के अंदर होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रिदम कहते हैं लय, हमारी सांसों में लय को बनाए रखता है। हमारे मेडुला में एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के लिए जिम्मेदार है। हम सो भी रहे तब भी सांसें चल रही हैं मेडुला की वजह से। मेडुला के अंदर क्या है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और ये वाला पार्ट अगर डैमेज हो गया तो तुम मर जाओगे, सांसें ही रुक जाएंगी, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन नहीं होगा, मर जाओगे। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर तुम्हारे मेडुला के अंदर मौजूद है। एक बात, ये जिम्मेदार है सांसें अंदर लेने और बाहर निकालने के लिए, उसमें एक लय बनाता है। सांसें जो जा रही हैं उसमें लय से जा रही हैं, एक रिदम है। सांस हम लोग ले रहे हैं, निकालने के लय से जा रहा है, सब रिदम में है, तो इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेशन में लय, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में लय बनाए रखता है। कभी कभी ये लय गड़बड़ हो, लिफ्ट में फंस गए, लिफ्ट में फंस गए, छोटी सी लिफ्ट थी, एकदम से ऑक्सीजन कम होने लगी, तो तुम सांसें क्या कर रहे? सांसें गहरी और तेज होने लगती हैं, गहरी और तेज होने लगती हैं, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो जब सांसें गहरी और तेज होने लगती हैं तो उसको सही कौन करेगा बाद में? जब लिफ्ट से बाहर आ गए, जब लिफ्ट से बाहर आ गए फिर से सांसें नॉर्मल हो जाती है, उसको सही करेगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। कौन सही करेगा?
न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये कहां है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है पॉन्स रीजन में। जब हम लिफ्ट में के अंदर गए तो हमारी रेस्पिरेटरी रिदम गड़बड़ा गई, सांसें गहरी और तेज होने लगी, गहरी, डीप एंड फास्ट। ब्रीदिंग कैसे होने लगी? ब्रीदिंग होने लगी डीप एंड फास्ट। गहरी और तेज सांसें चलने लगती हैं अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए। ऑक्सीजन की कहीं पर अगर कमी हो जाए तो सांसें गहरी और तेज चलने लगती हैं, यानी जो लय बनी थी रिदम वो बिगड़ गई। बिगड़ी हुई रिदम को फिर से कौन सही कर देगा? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूरॉन्स की मदद से। न्यूमोटैक्सिक सेंटर न्यूरॉन्स की मदद से ये सही कर देगा। अब होता क्या है कि एक और है, ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इसके पड़ोस में होता है कीमोसेंसिटिव एरिया। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बगल में होता है कीमोसेंसिटिव एरिया मेडुला में। ये CO2 और H+ आयंस से, ये CO2 एंड H+ आयंस अगर ब्लड में बढ़ रहे हैं तो सेंसिटिव होता है। तो अगर तुम्हारे ब्लड में CO2 बढ़ने लगी है, दम घुटने लगा है, तो ये भेजेगा रेमेडियल एक्शन के लिए। न्यूरॉन के माध्यम से ये संकेत भेजेगा किसको? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तुम ऐसी जगह फंस गए जहां पर ऑक्सीजन कम थी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी, तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कौन एक्टिवेट हो गया? कीमोसेंसिटिव एरिया कहां मौजूद है? मेडुला के अंदर। कीमोसेंसिटिव एरिया रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बोलेगा तुरंत से इसका इलाज करो, रेमेडी, तुरंत इसको सही करो। तो सांसें गहरी और तेज हो जाती, ऐसे करने लगेगा। ठीक है, फिर क्या हुआ कि तुम फिर लिफ्ट से बाहर आ गए, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी वहां उस एरिया से बाहर निकल आए, फिर से ऑक्सीजन मिलने लग गई। तो इस लय को कौन सही करेगा? जो बिगड़ गई थी, जो लय बिगड़ गई थी इसको सही करेगा पॉन्स के अंदर मौजूद है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। नहीं समझ में? रेस्पिरेशन का रेगुलेशन, रेस्पिरेशन का रेगुलेशन के लिए मेन जो है वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है। वो कहां मौजूद है? हाइंड ब्रेन के मेडुला में, पीछे वाले ब्रेन के मेडुला में है। ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के लिए जिम्मेदार है और उसमें एक लय बनाए रखता है, उसमें एक लय बनाए रखता है। इसके इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पड़ोस में एक एरिया है, एक क्षेत्र है जो CO2 सेंसिटिव है। अगर ब्लड में CO2 और H+ आयंस बढ़ते हैं, तो ब्लड में CO2 बढ़ रही है तो मर जाओगे। तो ये तुरंत न्यूरॉन्स के माध्यम से रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से कहता है कुछ करो, इसका कुछ इलाज करो, रेमेडी दो, इलाज करो। तो सांसें, ब्रीदिंग कैसे होने लगती है? डीप और फास्ट, गहरी और तेज सांसें चलने लगती हैं। जब ब्लड के अंदर CO2 फिर से कम हो गई, ये जो सांसें गहरी और तेज चल रही थी इनको सही करना है, नॉर्मल करना है। तो नॉर्मल करने के लिए पॉन्स के अंदर मौजूद है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। वो न्यूरॉन्स की मदद से इसको मॉडरेट करता है, इसको फिर से नॉर्मल कर देता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। दो जगह और होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। एओर्टिक आर्च, हार्ट से निकलता है एओर्टा, हार्ट से निकलता है एओर्टा, मोटी वाली धमनी जो पूरे बॉडी को ब्लड देती है ऑक्सीजनेटेड। हमारे हार्ट से मोटा सी आर्टरी निकलती से बोलते हैं एओर्टा। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को देता है। और एक गर्दन में होती है कैरोटिड आर्टरी, यहां होती है। अभी तो काट देते ना, ऐसे काट दो मर जाओगे। तो यहां पे कैरोटिड आर्टरी होती है, उनमें भी रिसेप्टर होते हैं। अगर ब्लड में CO2 बढ़ गया तो उनको भी पता लग जाता है, जैसे इसको पता लग गया कीमोसेंसिटिव एरिया। अगर तुम्हारी बॉडी में CO2 बढ़ता जा रहा है तो किसको पता लग जाएगा? कीमोसेंसिटिव एरिया को। ये तुरंत कहेगा तुरंत इलाज करो ना तो मर जाएंगे। न्यूरॉन्स की मदद से किसको भेजता ये संदेश? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को भेजेगा संदेश। सांसें कैसी लेंगे? डीप और फास्ट। फिर देखा कि नॉर्मल हो गया, अब तो ऑक्सीजन आ गई है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है।
तो इसे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की जो लय बिगड़ गई थी उसको फिर से मॉडरेट कर देगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। CO2 सेंसिटिव एरिया एक तो ब्रेन में है, मेडुला के अंदर। अगर ब्लड में CO2 बढ़ती, दो जगह और पता लग जाता है। एओटिक आर्च यानी एओटा को, हमारे हार्ट से जो एओटा लग रहा है उसकी दीवार पर भी रिसेप्टर है, और कैरोटिड आर्टरी इधर है, उसकी दीवार पर भी क्या है, रिसेप्टर है। अगर ब्लड में CO2 बढ़ेगी तो कैरोटिड आर्टरी के रिसेप्टर और एओटा के रिसेप्टर को पता लग जाएगा, वो भी न्यूरॉन की मदद से संकेत भेजेंगे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। सांसें कैसी होने लगेंगी, डीप और फास्ट होने लगेंगी। नॉर्मलाइज कर देगा थोड़ी देर बाद, जब सही हो जाएंगी, ऑक्सीजन वगैरह मिल गई, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर से फिर से नॉर्मलाइज करेगा। हो गया रेगुलेशन, पढ़ लें। मुझे लेना तो नहीं फोटो वोटो, कुछ समझ लो भैया। A respiratory rhythm center is present in the medulla of brain, which is responsible to maintain and moderate the respiratory rhythm. ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मेंटेन रखता है और तेज और हल्का भी कर सकता है। जब जरूरत पड़ेगी तो सांसें गहरी और तेज भी होती हैं, और इन लय को बनाए भी रखता है नॉर्मल कंडीशन में। ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के लिए जिम्मेदार है, ये भी लिख लेना कहीं पर। कहीं पर मैंने देखा इसको पूछा गया है, ये हम लोग जो सांस ले पा रहे हैं इसी की वजह से रेस्पॉन्सिबल फॉर, ये जिम्मेदार है इंस्पायरेशन एंड, ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के लिए जिम्मेदार भी है, और उसमें लय बनाए रखता है। जरूरत पड़ेगी तो ये तेज धीमा होता है, ये काम करता है। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के पॉन्स रीजन में एक सेंटर और होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को मॉडरेट करता, मतलब नॉर्मल करता है, फिर से नॉर्मलाइज कर देता है। अगर सांसें गहरी और तेज हो जाएंगी तो फिर से सही कर सकता है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, ये कैसे सही कर देता है, सांसें जो गहरी और तेज हो जाती हैं इनको कैसे सही करेगा, ये ध्यान रखना, ये आ सकता है। ये रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को कम करके। मेडुला का जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है तो सांसें गहरी और तेज हो जाती हैं, तो ये लय बिगड़ गई, ऐसे चलने लगी। इस लय को किसने सही किया, नॉर्मलाइज कर देता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। कैसे नॉर्मलाइज करता है यह पूछा जा सकता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो रेस्पिरेटरी रिदम गड़बड़ा जाती है, इसको कैसे नॉर्मलाइज करता है, इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को, इंस्पायरेशन के समय को कम करके, ये याद कर लेना, ये आ सकता है, इंस्पायरेशन को के समय को कम करके ये सही कर सकता है। एंड देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, जो रेस्पिरेटरी रेट है चेंज हो जाती, बदल जाती, ये इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को कम करके रेस्पिरेटरी रेट जो गड़बड़ा गई थी इसको सही कर देता है। अल्टर का मतलब चेंज कर देता है। A chemosensitive area situated adjacent to the respiratory rhythm center, which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ions. एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पड़ोस में होता है कीमोसेंसिटिव एरिया, जो दो चीजों से सेंसिटिव है। अगर ब्लड में CO2 और हाइड्रोजन आयंस बढ़ेंगे तो इसको तुरंत पता लग जाएगा। ब्लड में जैसे ही CO2 और हाइड्रोजन आयंस बढ़ेंगे इसको पता लग जाता है। ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को वो भेजेगा, कुछ करो, कुछ इलाज करो इसका, तो सांसें गहरी और तेज हो जाएंगी। इंक्रीज इन CO2 एंड हाइड्रोजन आयन कैन एक्टिवेट दिस सेंटर। कीमोसेंसिटिव एरिया एक्टिवेट हो जाएगा जब ब्लड में क्या बढ़ जाएगी, CO2 और हाइड्रोजन आयंस। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगी है, दम घुटने लगेगा, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगी है और हाइड्रोजन आयंस बढ़ने लगे, तो ये सेंटर कीमोसेंसिटिव एरिया एक्टिवेट हो जाएगा, विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट
इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस। तो कहेगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से कुछ व्यवस्था करो, कुछ एडजस्टमेंट करो, क्योंकि ब्लड में CO2 बहुत हो गया, जान चली जाएगी। तो ये कीमोसेंसिटिव सेंटर या कीमोसेंसिटिव एरिया जो CO2 और हाइड्रोजन आयन से सेंसिटिव है, ये सिग्नल भेजता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को न्यूरॉन की मदद से, और कहता कुछ रेमेडी करो, कुछ एडजस्टमेंट करो। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करेगा? ब्रीदिंग कैसे होने लगी? फास्ट और डीप ब्रीदिंग होने लगेगी। रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्च, हार्ट से निकलता है एओर्टिक आर्च, एओर्टा निकलता है, इसे घूमता है तो बोलते हैं एओर्टिक आर्च। हार्ट से निकलती मोटी वाली धमनी एओर्टा ऐसे घूमता है, धनुष की तरह ऐसे घूमता है, तो इसे बोलते हैं एओर्टिक आर्च। एंड कैरोटिड आर्टरी जो गर्दन में है तुम्हारी मोटी वाली, कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन। अगर ब्लड में CO2 और H+ बढ़ गया तो इनको भी पता लग जाता है। कीमोसेंसिटिव एरिया के अलावा एरोटिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी को भी पता लग जाता है कि ब्लड में CO2 बढ़ गई है, H+ आयंस बढ़ गए हैं। ये भी न्यूरॉन की मदद से सिग्नल किसको भेजेंगे? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और सांसें ब्रीदिंग फास्ट और डीप होने लगेगी। तो रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी कैन ऑल्सो कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन। अगर ब्लड में CO2 और H+ बढ़ गए हैं तो कीमोसेंसिटिव एरिया को तो पता लग ही जाएगा, साथ ही में एओर्टिक आर्च के रिसेप्टर और कैरोटिड आर्टरी के रिसेप्टर्स, इनको भी पता लग जाता है कि ब्लड में CO2 और H+ बढ़ गए हैं, एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल टू द रिदम सेंटर फॉर रेमेडियल एक्शन। तो ये न्यूरॉन की मदद से रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल भेजते हैं, और रेमेडी का मतलब उसका इलाज करेगा। इलाज क्या होगा? जब CO2 बढ़ी है तो सांसें तेज होंगी और गहरी चलने लगेंगी, ब्रीथिंग फास्ट और डीप होने लगेगी। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। रेस्पिरेशन में जो लय बनी है, जिसको रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बनाता है, उसमें ऑक्सीजन का कोई खास रोल नहीं है। इस लय को गड़बड़ाने में रोल है कार्बन डाइऑक्साइड और H+ का। किसका? H+ का। तो द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। रेस्पिरेटरी रेगुलेशन में जो रिदम है, रेस्पिरेटरी रिदम के रेगुलेशन में ऑक्सीजन का कोई खास रोल नहीं होता। जो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन है, इसमें ऑक्सीजन का कोई खास रोल नहीं है, रोल है कार्बन डाइऑक्साइड और H+ का। डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम की गड़बड़ियां। अस्थमा इज द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग द वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल में जो स्वेलिंग हो जाती है, सूजन, इसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। यही ब्रोंकाइटिस अगर बनी रहती है तो आगे चल के अस्थमा में बदल जाती है। देखो अभी हमने अपना एक्सरे कराया, तुम्हें 90% लोग एक्सरे कराओगे, सबको ब्रोंकाइटिस निकलेगा, क्योंकि इतनी धूल गर्दा लोग भाग रहे रोज हम लोग, इतना खराब एनवायरनमेंट है, इतनी ज्यादा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, SPM। इस हवा के अंदर बहुत सारी चीजें अंदर हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनका साइज बहुत छोटा, वो लंग्स में गहराई चले जाते हैं अंदर। तो हमारे लंग्स के ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल में स्वेलिंग हो जाती है, इसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अगर इसका इलाज आप नहीं करेंगे, इसको सही नहीं करेंगे, तो आगे चल के अस्थमा में बदल जाएगा। अस्थमा में क्या होता है? सीने में घरघराहट यानी आवाज आती सीने से, सांसें तेज चलने लगती है, दमा अटैक पड़ता है ना, दमा, अस्थमा बोलते हैं दमा, दमा का अटैक पड़ता है एकदम से, और घरघराहट सीने में, वीजिंग जरूरी है, दमा की पहचान है वीजिंग होगी, घरघराहट होगी, आवाज आएगी सीने से। डॉक्टर आला लगाता है इसे, क्रैप्स है कि नहीं, क्रैप्स देखता है वो, वीजिंग है कि नहीं है। तो वीजिंग अगर वर्ड आ जाए तो ध्यान रखना, अस्थमा इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी, सांसें तेज चलेंगी, कॉजिंग वीजिंग, सीने से आवाज आएगी, घरघराहट। लेकिन ये क्यों होगा? ब्रोंकाइटिस की वजह से होता है। ब्रोंकाइटिस का इलाज अगर ना किया जाए, ब्रोंकाइटिस होता क्या है? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में सूजन आ जाएगी, जो पाइप है वो पतले हो जाते हैं। जब ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल की दीवार में सूजन आ जाएगी तो अंदर का रास्ते पतले हो जाएंगे, तो सांस लेने में दिक्कत होगी।
और आवाज अगर आ रही है सीने से तो अस्थमा है। क्या है? अस्थमा का इलाज आज की डेट में है इनहेलर्स हैं। इनहेलर्स के अलावा आपका नेबुलाइजर्स हैं। उसमें दवा सीधे फेफड़े में जाती है। इनहेलर से जो पफ लेते हैं दवा सीधे कहां जा रही? ब्लड में नहीं जाती, सीधे फेफड़े में जाती है। उस दवा के अंदर क्या होते हैं? उस दवा के अंदर ब्रोंकोडायलेटर होते हैं। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को फैला देते हैं, पाइप चौड़े हो जाते हैं, ऑक्सीजन आराम से अंदर जाने लग जाती है, आराम मिल जाता है। तो जब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में स्वेलिंग हो जाएगी तो पाइप अंदर से पतले हो जाएंगे, ऑक्सीजन जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाएगी लंग्स को, सांसें फूलने लगेंगी, सीने से आवाज आ रही है, अस्थमा हो गया है। तो तुरंत तुम क्या लो? तुरंत तुम इनहेलर ले, साथ में लेके चलते हैं लोग इनहेलर या नेबुलाइजर लो। स्टेरॉइड भी होते हैं इसके अंदर, स्टेरॉइड सूजन को कम कर देते हैं। चेस्ट एक्सरे से पता लग जाता है, चेस्ट एक्सरे से भी पता लग जाता है कि आपके ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में स्वेलिंग है कि नहीं है। तो समझ गए ना, जब ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल में स्वेलिंग होगी तो अंदर के रास्ते पतले हो जाएंगे, ऑक्सीजन मुश्किल से एल्वेओलाई तक पहुंचेगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस फूलने लगेगी, अस्थमा का अटैक होगा, सीने से आवाज आएगी, घरघराहट। तुरंत ब्रोंकोडायलेटर लो। तो नेबुलाइजर के अंदर भी ब्रोंकोडायलेटर होते हैं और तुम्हारे इनहेलर के अंदर भी क्या होते हैं? ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर का मतलब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को फैला देते हैं, अंदर के रास्ते चौड़े हो जाते हैं, आराम से ऑक्सीजन जाती है। स्टेरॉइड भी दिए जाते हैं, स्टेरॉइड सूजन को कम करते हैं, सूजन को कम करते हैं। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा उन लोगों को हो जाती है जो ज्यादा सिगरेट पीते हैं। इसमें एल्वियोलाई का सरफेस एरिया कम हो जाता है। एल्वियोलाई के सरफेस एरिया कम होने से गैसेस एक्सचेंज प्रभावित होता है। एम्फाइसीमा इज क्रोनिक डिसऑर्डर। ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर का मतलब है ये एक खतरनाक बीमारी है। क्रोनिक का मतलब जिसका इलाज मुश्किल है। पहले देखो, बीमारी पहले नॉर्मल होती, फिर एक्यूट होती है और फिर क्रोनिक हो जाती है। नॉर्मल है बीमारी, तुरंत इलाज हो जाएगा। एक्यूट हो गई, थोड़ा मुश्किल होगा, और क्रोनिक हो गई, बहुत मुश्किल होगा, इलाज मुश्किल हो जाता है। क्रोनिक सबसे वाली बाद वाली स्टेज हो गई, नॉर्मल, एक्यूट और फिर क्रोनिक। एम्फाइसीमा क्रोनिक डिसऑर्डर है, एक ज्यादा बीमारी बहुत बढ़ चुकी है, क्रोनिक है। इन विच एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज, एल्वियोलाई की दीवार डैमेज हो जाती है। ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज, एल्वियोलाई की दीवारें डैमेज होने से सरफेस एरिया कम हो जाता है। मेजर कॉज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। इसका प्रमुख कारण एम्फाइसीमा का क्या है? सिगरेट पीना। और बहुत सारे लोग जो सिगरेट पीते उनके साथ रहते हैं उनको भी हो जाता है, क्योंकि वो धुआं छोड़ते हैं। वो धुआं पैसिव स्मोकिंग होती है। क्या होती है? पैसिव स्मोकिंग से हो जाएगा उनको दिक्कत। तो सिगरेट पीने वालों से भी दूर रहो। ट्रेन में तो अक्सर लड़ाई वड़ाई हो जाती है सिगरेट पीने के चक्कर में। तो इसका इलाज आ गया अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन आ गया। इसका इलाज आ गया है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, बायोटेक में पढ़ाया है मैंने। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसीमा का इलाज यहीं पर लिख लो, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। इसका क्योर है, ट्रीटमेंट। बायोटेक से प्रोडक्ट बनाया गया है जो एम्फाइसीमा के इलाज के लिए जरूरी है। चलो, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशन का मतलब काम करने के दौरान जो सांस की बीमारियां हो जाती हैं। मजदूर लोग कोयले की खदानों में काम करते हैं, सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, टाइल इंडस्ट्री में जहां पे टाइल में बहुत गर्दा निकलती है, इतनी ज्यादा गर्दा रोज फांकोगे तो कौन सी बीमारियां होंगी? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी। ऑक्यूपेशन का मतलब पूछा नहीं जाता है तुम्हारे फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, तुम लिखते हो बिजनेस या सर्विस। तो काम के दौरान सांस की बीमारियां कौन सी होती हैं? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। लॉन्ग एक्सपोजर टू डस्ट फ्रॉम ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, जहां पर ग्राइंडिंग हो रही है, टाइल काटे जा रहे हैं, पत्थर तोड़े जा रहे हैं। तुम देखो मशीन से टाइल तोड़े जा रहे हैं, टाइल काटे जा रहे हैं, पत्थर तोड़े जा रहे हैं, काफी गर्दा निकलती है।
और ये सारी गर्दा लंग्स में जाएगी तो बीमारियां कौन सी होंगी? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं। कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। शुरुआत में सूजन होगी, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में स्वेलिंग होने लगती है। जब थोड़ी गर्दा गई है, मजदूर तो बिना मास्क के काम करते ही हैं, शुरुआत में क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगा, स्वेलिंग होगी लंग्स के अंदर, और बाद में फाइब्रोसिस हो जाएगी। लंग्स के टिश्यू गड़बड़ होने लगेंगे, फाइब्रोसिस हो जाएगी, यानी उतना लंग आपका काम ही नहीं करेगा, उतना टिश्यू फाइब्रस टिश्यू में बदल जाएगा। कौन से टिश्यू में? फाइब्रोसिस होने लग जाएगी, धागे जैसे बनने लग जाएंगे लंग्स के अंदर, फाइब्रोसिस हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा धूल गर्दा के लंग्स में लगातार जाने से क्या हो जाएगा? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। किन लोगों को हो जाती है? कोयले की खदानों में जो काम करते हैं मजदूर, सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, जहां टाइल ग्राइंडिंग हो रही, टाइल्स वगैरह काटे जा रहे हैं, पत्थर तोड़े जा रहे हैं, जहां ढेर सारी गर्दा निकलती है। ये गर्दा पहले जाकर के सूजन पैदा करेगी और बाद में क्या हो जाएगा? फाइब्रोसिस हो सकता आ जाएगा, ये फाइब्रोसिस आ सकता है। फाइब्रोसिस का मतलब प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, लंग्स में फाइब्रस टिश्यू बनने लग जाएगा और उतना लंग्स क्या करे? काम नहीं करेगा। फाइब्रोसिस, और ये इरिवर्सिबल है। ये फाइब्रोसिस एक बार लंग्स में हो गई सही नहीं होती, फाइब्रोसिस इरिवर्सिबल है, कोई इलाज नहीं इसका। कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज, लंग का डैमेज हो जाएगा, लंग्स को नुकसान पहुंचेगा। उतना जितना हिस्सा फाइब्रोसिस हो जाएगी लंग्स में, उतना लंग्स का हिस्सा डैमेज हो जाता, बेकार हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? तो मजदूरों को कोयले की खदानों में, सीमेंट फैक्ट्री में, अभ्रक की फैक्ट्री में, टाइल्स इंडस्ट्री में, पत्थर जहां तोड़े जाते हैं वहां पर मास्क लगाना है। कौन सा? वो वाला मास्क नहीं लगाना जो एकदम लोकल मास्क आता है, बहुत बढ़िया आते हैं मास्क N95 वगैरह, और अच्छे मास्क आते हैं, उनके लिए अलग तरह के मास्क होने चाहिए, महंगे मास्क होते हैं। सिलिकोसिस क्या होगी? डिसऑर्डर ड्यू टू लंग एक्सपोजर टू सिलिका डस्ट। ऐसे मजदूर जो सिलिका इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, यहाँ पे खूब सारा सिलिका उड़ रहा है, ऐसे मजदूर जो कि ऐसे उद्योगों में काम करते हैं, ऐसे इंडस्ट्री में जहां ढेर सारा सिलिका है हवा में, तो सिलिका के अंदर जाने से, सिलिका की धूल गर्दा अंदर जाने से क्या बीमारी हो गई? सिलिकोसिस। एक और लिख लो, न्यूमोकोनियोसिस। न्यूमोकोनियोसिस, ब्लैक लंग डिजीज। कोयले की खदानों में काम करते हैं, न्यूमोकोनियोसिस ब्लैक लंग डिजीज है, लंग्स काले हो जाते हैं। इन वर्कर्स ऑफ कोल इंडस्ट्री, कोयले के उद्योग में जो काम करते हैं मजदूर, कोयले की खदानों में जो मजदूर काम करते हैं, उनको कौन सी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में दो याद कर लेना, सिलिकोसिस और न्यूमोकोनियोसिस। सिलिकोसिस है सिलिका की धूल गर्दा को फांक लेने से, लंग्स में जाने से, और न्यूमोकोनियोसिस है कोयले की गर्दा लंग्स में जाने से होती है। कोल इंडस्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं उन्हें न्यूमोकोनियोसिस होता है। क्या चीज? अस्थमा क्रोनिक में आता है भाई, ये कहां रिवर्सिबल है? ब्रोंकाइटिस जो होती है वो एक्यूट में आती है। ब्रोंकाइटिस का इलाज अगर नहीं करोगे तो आगे चल के आपका अस्थमा में बदल सकती है।